हाय, हम लोग क्लास 10th के सिविक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं जिसमें हम लोग फेडरलिज्म का फीचर्स क्या होता है और इंडिया को क्या क्या चीज़ फेडरल बनाता है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग ये देखेंगे कि फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस कैसे की जा रही है और फिर जो है फेडरलिज्म जो है वो कितने तरीके से वो बनता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। तो हाउ फेडरलिज्म हमारा टॉपिक है, हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो कैसे प्रैक्टिस की जा रही है। तो देखिए आफ्टर 1947 आज़ादी के बाद से द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरत है कि आज़ादी के बाद बहुत सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज की गई और स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। किस बेसिस पर? लैंग्वेज के बेसिस पर और कल्चर के बेसिस पर। मतलब एक लैंग्वेज बोलने वालों के लिए एक स्टेट्स बना दी गई या एक कल्चर वालों के लिए एक स्टेट्स बना दी गई। तो इस तरीके से देखा गया कि पावर शेयर की जा रही है लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ और कल्चरल कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो ये एक जो है प्रोसेस है। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेट एनी लैंग्वेज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। बोला जा रहा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया में ऐसे ऐसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया देखें तो इंडिया में बहुत सारे जो है ना वो भाषा बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, कोई एक यूनिफॉर्म कोई एक भाषा नहीं है जो पूरे इंडिया में बोली जाती हो। तो इसीलिए हिंदी के साथ साथ हिंदी को जब बनाई जा रही थी तो जो है साउथ के लोग जो है जो साउथ इंडिया के लोग थे वो इस पर अपोज कर रहे थे। तो इसीलिए हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश को भी कंटिन्यू कर दिया गया। इसके अलावा हर एक स्टेट्स का अपना अलग लैंग्वेज बनाने का प्रोविज़न दिया गया कि हर एक स्टेट अपना खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। जो हमारे जो 18th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज को कोई स्टेट्स जो है वो अपना सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। तो देखिए, स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट्स का भी अपना खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। सेंटर ऑफिशियल लैंग्वेज कोई एक जो है चुना ही नहीं है, कोई एक लैंग्वेज नहीं चुना है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज सेंटर के तौर पर। अब देखिए, इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी इज यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस। बोला जा रहा है इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो है वो अपनाया जाता है। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म। बोला जा रहा है इस सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर को शेयर की जा रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये क्या है? पावर का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन सब चीज़ों से इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रेंथन हुआ, मजबूत हुआ। और भी है एरा ऑफ कोalition। इंडिया में जो कोaliशन पॉलिटिक्स शुरू हुई है 1989 से, मीन्स कोई एक सिंगल पार्टी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बना पाती है और जो है किसी भी पार्टी को, बड़ी पार्टी को रीजनल पार्टी से अलायंस करना पड़ता है जो है ना गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो जब भी रीजनल पार्टी से सेंटर में अलायंस होगा तो उस रीजनल पार्टीज का सेंटर पे जो है असर होगा, सेंटर पे डोमिनेंस होगा, इन्फ्लुएंस होगा। तो इन सब तरीके से जो है ना हम देख सकते हैं कि फेडरलिज्म को स्ट्रेंथेंड हुआ है इंडिया में। देखिए, एरा ऑफ कोalition हैज़ ऑल्सो प्रोमोटेड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। तो इन तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ। तो कैसे प्रैक्टिस हुआ है? तो आज़ादी के बाद बहुत जो स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया और पावर शेयर किया गया। इसके बाद हम देखें जो लैंग्वेज के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो कोई एक लैंग्वेज को नहीं बनाया गया है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को जो है वो चूज़ किया गया। हर एक स्टेट्स को ये प्रोविज़न दिया गया कि हर एक स्टेट अपना खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकता है, बना सकता है। इसके बाद सेंटर और स्टेट का पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, क्लियर कट डिवीज़न है कि इन चीज़ों पर सेंटर कानून बनाएगी और इन चीज़ों पर स्टेट्स कानून बनाएगी या कुछ चीज़ों पर दोनों मिल करके बनाएगी। तो ये भी जो है ना कहीं फेडरलिज्म का प्रैक्टिस ही है इंडिया में कि इस तरीके से इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस की जा रही है। इसके अलावा हम देखते हैं जो कोalition पॉलिटिक्स है जिसमें रीजनल पार्टीज या स्टेट्स की बहुत सारी पार्टीज सेंटर में गवर्नमेंट जो है बनाती है और सेंटर में अपनी रोल जो है या प्ले करती है, इन्फ्लुएंस जो है शो करती है। तो इन तरीक़ों से इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रेंथेंड हुआ है। तो ये चीज़ है। इसके बाद हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर में पूछा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है?
It is a practice in which power is taken from the central and state government and it is given to the local government. ये एक प्रैक्टिस है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले करके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है. इसी प्रैक्टिस को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है. इंडिया में भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. हम लोग पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि शुरू में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में या शुरू में हमारे यहाँ सिर्फ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. 73rd और 74th अमेंडमेंट कर करके लोकल गवर्नमेंट क्रिएट की गई है जिसको हम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. लोकल गवर्नमेंट कहें या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहें. लोकल गवर्नमेंट में रूरल एरिया के लिए पंचायत की जो है का प्रोविजन है, पंचायत बनाया गया है, और अर्बन एरियाज के लिए जो है म्युनिसिपैलिटीज बनाया गया है. तो यहाँ आप देखिए यहाँ है, ठीक है. इन इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो 73rd अमेंडमेंट जो है की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है. पंचायत किसके लिए किया गया? रूरल एरिया के लिए, गांव के लिए पंचायत का प्रोविजन है, ठीक है. और 74th अमेंडमेंट कर करके जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई है. छोटे शहरों में म्युनिसिपैलिटीज होता है और बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है. किसके लिए? फॉर द अर्बन एरियाज. तो 73rd अमेंडमेंट रूरल एरिया या पंचायत से जुड़ा हुआ है, 74th अमेंडमेंट जुड़ा हुआ हमारा अर्बन एरिया से, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर लोकल गवर्नमेंट. ये देखना जरूरी है कि जब इंडिया में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुआ है, 73rd और 74th अमेंडमेंट करके लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन ऐड किया गया है, तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज कंपलसरी कर दिया गया है किसके लिए? जो है डिसेंट्रलाइजेशन या फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए. तो क्या क्या चीज कंपलसरी है? तो देखिए कंपलसरी है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट. बोला जा रहा है कि अब 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद जो है ये जो है मैंडेटरी है, इसेंशियल है कि जो है पंचायत का या लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पर होता रहे. मतलब हर 5 साल पर मैंडेटरी है, इलेक्शन होना ही होना है, ठीक है, इलेक्शन करवाने का. आगे दूसरा प्रोविजन क्या है? सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, ठीक है. बोला जा रहा है लोकल गवर्नमेंट में सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई है. किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, जिसको हम एससी कहते हैं और इसको हम एसटी कहते हैं. तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए जो है पंचायत में, लोकल गवर्नमेंट में सीट रिजर्व कर दिया गया है कि कुछ सर्टेन सीट से जो है ना वहाँ पे एससी, एसटी या ओबीसी ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो पंचायत की बात कर रहे हैं, ठीक है. आगे देखिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है. बोला जा रहा है जितने भी सीट्स हैं, ठीक है, पंचायत में जितने भी सीट्स पर इलेक्शन हो रहे हैं, जो अलग अलग जो है सीट्स पर अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए, अलग अलग ओहदे के लिए, तो उसमें मिनिमम 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व है कि मिनिमम 1/3 सीट्स पर, ठीक है, वुमेन्स ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं, ठीक है. वुमेन्स के लिए वो सीट रिजर्व है. अब आगे देखिए, स्टेट्स इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन. स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाई गई है जिसकी जिम्मेदारी है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की इलेक्शन को रेगुलर बेसिस पर करवाना, ठीक है. और क्या हमारा स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट. ये भी अब जो है वो मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, प्रोविजन दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सारी पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को जो हैंड ओवर करे और पावर के साथ साथ वो रेवेन्यू भी शेयर करे, ठीक है. अब यहाँ देखिए 3 टियर स्ट्रक्चर इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, मतलब कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज या लोकल गवर्नमेंट में 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए. 3 टियर स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए विलेज लेवल पर, ये जो हम विलेज देखें, विलेज लेवल पर क्या होता है? पंचायत. ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद. तो हम देख रहे हैं ना कि ये जो पंचायत है या म्युनिसिपैलिटीज है, जिसको हम जो है लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ये ऑलरेडी अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट ऑलरेडी 3rd टियर ऑफ लेवल है, 3 टियर ऑफ लेवल है. लेकिन इस 3 टियर ऑफ लेवल के अंदर भी 3 टियर है. कैसे? विलेज लेवल पर पंचायत है, ब्लॉक और जो है ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद है. इसको याद रखना.
तो ये सब हमारा क्या था, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है लोकल गवर्नमेंट के लिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है। तो फिर से बता देते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनली जो है मैंडेटरी है कि रेगुलर बेसिस पर इलेक्शन होने चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में सीट रिजर्व है। 1/3 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन हर एक स्टेट्स में क्रिएट की जाएगी या क्रिएट किया गया है, जो रेगुलर इलेक्शन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का करवाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर शेयर करती है और रेवेन्यू शेयर करती है लोकल गवर्नमेंट के साथ, मतलब पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ। और जो लोकल गवर्नमेंट है, 3 टियर गवर्नमेंट है, उसका भी जो है वो 3 टियर ही होगा, मतलब पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये भी 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। अब आगे देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फेडरेशन। ये ऑलरेडी हमको पहले ही करना चाहिए था, लेकिन चूंकि आसान टॉपिक है इसीलिए हम इसको लास्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फेडरेशन पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं कितने तरीके से बनती है, तो पूरी दुनिया में फेडरेशन 2 ही तरीके से बनती है। एक तरीका है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो एक साथ आ जाती है और बड़ा यूनिट बनाने की कोशिश करती है, बड़ी यूनिट बनाती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट अगर अलग अलग है तो उसके सिक्योरिटी या और भी बहुत सारी चीज़ों का जो है वो वीकनेस है, तो वो अपने जो है वो पावर को पूल करके, अपनी पावर को और अपनी जो है अपनी सॉवरेंटी को पूल करके अपने पावर को और अपने सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे फेडरेशन को हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई एक बड़ा कंट्री है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अपने छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांटती है और उसको हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? इन दिस फेडरेशन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। बोला जा रहा है कि आज़ाद स्टेट्स जो पहले आज़ाद हुआ करती थी वो सब जो है आती है, अपनी सॉवरेंटी, अपनी फ्रीडम पूल करती है, एक जगह जमा करती है और अपनी सिक्योरिटी को भी बढ़ाती है, ठीक है। ऐसे फेडरेशन को हम क्या कहते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। जैसे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है। और एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? पूछा जा सकता है कि जो है ना 1-2 एग्जाम्पल देने के लिए कमिंग टुगेदर का या होल्डिंग टुगेदर का, या आपको जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स में होगा कि ये कमिंग टुगेदर है या होल्डिंग टुगेदर है। तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड ये सब क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? इन दिस फेडरेशन अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर। बोला जा रहा है एक बड़ी कंट्री अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अपने पावर को बांटना चाहती है, डिवाइड करना चाहती है बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। मतलब कि वो नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अपने पावर को जो है वो डिवाइड कर देती है। ऐसे फेडरेशन को हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ से इसी में बनता है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर की जो बारीकी होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, चूँकि बहुत सारी कंट्री पहले इंडिपेंडेंट थी और जो अपनी मर्जी से वो एकजुट होती है, बड़ा सा यूनियन बनाती है, तो ऐसे फेडरेशन में जितने भी फेडरेशन होते हैं, जितने भी स्टेट्स होते हैं, उसके पास इक्वल पावर है, उसके पास इक्वल पावर है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सभी स्टेट्स जो है वो इक्वल पावर एंजॉय करते हैं, ठीक है। किसी को जो है ज़्यादा और किसी को कम पावर नहीं मिला हुआ, ठीक है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है? हर एक स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं है। जैसे हम इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जैसे कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस दिया गया था, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेटों को स्पेशल प्रोविज़न है, उनके लिए स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हर एक स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है, ठीक है। तो स्टेट्स इंजॉय अनइक्वल पावर, ये याद रखना, अनइक्वल पावर, ठीक है। तो ये हमारा होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, स्पेन और बेल्जियम है, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पर लेक्चर ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है इससे कि क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ही सक्सेसफुल फेडरलिज्म के लिए जो है ज़रूरी है? मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जितना कह दिया गया है उससे जो फेडरलिज्म है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग जब क्वेश्चन का हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, या और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इस टॉपिक का जो रिवीजन वीडियो होगा, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा हम उसको बनाएंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो अपने जो साथी हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।